देखिए चंद्रयान 3 के ऊपर मैंने यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस देखी, लेकिन जो अच्छे वीडियोस थे वो काफी लंबे थे और जो छोटे वीडियोस थे उनमें काफी सारी बातें एक साथ बताई हुई थी जो कि सर के ऊपर से जा रही थी। लेकिन अपने को चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो जिसमें सभी बातें आसानी से समझ में आ जाए, जैसे कि चंद्रयान 3 क्या है और इससे हमारा क्या फायदा होगा वगैरह वगैरह। तो आइए एक बार समझ लेते हैं। चंद्रयान 3 को समझने से पहले एक बार चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को समझना बहुत जरूरी है। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, जिसने ल्यूनर ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर किया था। ल्यूनर मतलब मून से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक स्टडी होती है उसे ल्यूनर साइंस कहा जाता है। इस मिशन की वजह से भारत दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने ये कंफर्म किया था कि चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स है। इससे पहले भी नासा के एक मिशन के द्वारा ये बात सामने आई थी, लेकिन इसका कंफर्मेशन इंडिया के चंद्रयान 1 द्वारा किया गया था। लेकिन 29 अगस्त 2009 को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से चंद्रयान 1 से हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया। उसके बाद आगे की रिसर्च के लिए मिशन चंद्रयान 2 को अनाउंस किया गया और उसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। लेकिन इस बार मून की ऑर्बिट में जाना मकसद नहीं था, इस बार मिशन था मून की सरफेस पर लैंड करवाना। चंद्रयान 2 में मेनली 3 पार्ट्स थे। पहला ऑर्बिटर, जो कि मून के पास पहुंचते ही चंद्रयान से अलग होकर मून की ऑर्बिट में रिमूव हो जाता है और उसके आसपास चक्कर लगाता है, जिससे मून की सरफेस पर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है और मून की टोपोलॉजी को भी पता लगाया जा सके। दूसरा पार्ट होता है लैंडर, जो कि मून की सरफेस पर लैंड करता है। उसका नाम इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम लैंडर रखा गया था। तीसरा पार्ट होता है रोवर, जो कि लैंडर के अंदर छोटा सा रोबोट जैसा पार्ट होता है, जो कि मून की सरफेस पर लैंड होते ही बाहर निकलता है और मून की सरफेस को एनालाइज करता है और वहां से सैंपल कलेक्ट करता है वगैरह वगैरह। चंद्रयान 2 का पूरा मिशन ऑर्बिटर वाले स्टेप तक पूरा सही जा रहा था, लेकिन उसके बाद लैंडिंग के दौरान ही विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया, जिस वजह से मिशन चंद्रयान 2 फेल हो गया था। लेकिन इस मिशन में उसका ऑर्बिटर ल्यूनर ऑर्बिट में सही से पहुंच गया था, जो आज भी संपर्क में है। इस वजह से चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर का यूज किया गया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल में लैंड हो जाएगा। जैसा कि हमने आगे बात की कि इस बार इसमें ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ लैंडर और रोवर ही है, और बाकी का जो इंजन होता है जो कि अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंचने तक अलग होकर गिर जाता है, वो तो ऑब्वियसली होगा। देखिए ये ऑर्बिट की जो कैलकुलेशंस होती है कि कितना टाइम लगता है, कितने चक्कर लगाने के बाद वो ऑर्बिट से दूर जाता है, इन सब चीजों के बारे में इसरो के साइंटिस्ट द्वारा डिटेल में कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पर चंद्रयान 2 को डिजाइन करने के लिए 7 साल लग गए थे, लेकिन चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है ताकि जो गलती उस वक्त हुई थी वो इस बार ना हो। ये सब मॉडिफिकेशन करने में सिर्फ 3 से 6 महीने का समय लगा था। जहाँ पर चंद्रयान 2 48 दिनों में चांद तक पहुँच सकता है, वो अब सिर्फ 42 दिनों में पहुँच सकता है। चंद्रयान 3 का जो मेन पर्पस है वो मून के साउथ पोल की मिट्टी को स्टडी करना है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती और आज तक कोई देश वहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। रॉकेट में पेलोड्स भी लगे हुए होते हैं, जिसे मोटा मोटा आप सरल भाषा में सैटेलाइट की जैसा समझ सकते हैं, और उसी चीजों से मून की सरफेस को स्टडी किया जाता है। इनकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल स्पेक्ट्रोमीटर के जैसे काम करता है। आप उसे एडवांस स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर का जो बेसिक काम होता है कि वो चीजों में से निकलने वाली वेवलेंथ को मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई एलिमेंट है जैसे कि ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगी जो कि उसमें से निकलती होगी। अब उन फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने के बाद अगर वो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रही है तो पता चलता है कि वो एलिमेंट ऑक्सीजन ही है, और कुछ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर एलिमेंट की अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होती है। वैसे ये मैंने बस एग्जांपल दिया है कि ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर काम करता है। होप करते हैं इस बार ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए, और हमारे देश के साइंटिस्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है।